नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार त्रिवेदी। आज पूरे 15 दिनों के बाद द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 103 लेकर के आप सबके बीच में हाजिर हूं। और आज है, क्या है आज? आज है 3 जुलाई 2020। मुझे लगता है कभी कभी मैं ही भूल जाऊंगा किसी दिन ना। इसलिए डेट बोलना ठीक रहता है। खैर, तो धीरे धीरे ही सही हमारा YouTube का परिवार भी अब बढ़ रहा है। और इस परिवार में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका रिकॉर्डिंग क्लब से कोई संबंध नहीं है अभी तक। यद्यपि हमारे समाज से संबंध है मगर रिकॉर्डिंग क्लब से संबंध नहीं है। तो मैं सबके लिए बता दूं, जो साथी कभी ना कभी रिकॉर्डिंग क्लब में जुड़े हैं उनके लिए ये कहानी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार रिकॉर्डिंग क्लब का गठन हुआ, किस प्रकार रिकॉर्डिंग क्लब बना, रिकॉर्डिंग क्लब के बनने के बाद कौन कौन सी समस्याएं आई और किस प्रकार ये ग्रुप आगे बढ़ते 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 आज ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां हम इस बात को बखूबी कह सकते हैं कि आज रिकॉर्डिंग क्लब भारत के चारों कोनों में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो बात चल रही थी साथियों, रिकॉर्डिंग क्लब तत्कालीन रिकॉर्डिंग अजमेर नाम से संचालित व्हाट्सएप समूह का पहला कार्यक्रम, जिसका नाम था दृष्टिबाधित सशक्तिकरण सम्मेलन। ये दृष्टिबाधित तो बाद में हालांकि किया हमने, उस समय दृष्टिहीन सशक्तिकरण सम्मेलन था, जो कि 25-26 फरवरी 2017 ब्रह्मानगरी पुष्कर अजमेर राजस्थान भारत में आयोजित किया गया। 24 तारीख की शाम से व्यवस्थाएं रही। तो बात यह हुई थी साहब कि किस प्रकार ये आयोजन किया गया। और कहते हैं कि अच्छी यादों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। वो दोस्तों जो जगह थी पीपानंदा आश्रम जो हमने लिया था, वो वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम होते थे। तो जहां मुख्य द्वार था, एंट्रेंस जहां था, वहीं पर ही एक ऐसा उन्होंने अलग से रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर बना रखा था। और वहीं पर हमने भी हमारा काउंटर लगा दिया, जहां पर नीतू मैडम वगैरह को बिठा दिया, जयवंती मैडम को, उनके साथ हर्षिता और एक दो लोग और। तो 24 तारीख से ही रजिस्ट्रेशंस प्रारंभ हो गए, लोगों से मिलना जुलना हुआ, क्योंकि रिकॉर्डिंग के माध्यम से कई सारे साथी एक दूसरे को जानते थे और हमारे जो रीडर हैं उनको भी साथी जानते थे, तो उनसे भी मुलाकात हुई। तब तक रिकॉर्डिंग काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी। खैर, तो मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है दोस्तों कि सारी बातें पहले ही फाइनल हो गई थी। माइक वाले से बात हो गई थी, आपको इतनी बजे तक माइक लगा देना है। टेंट वाले से बात हो गई थी, आपको इतनी बजे तक ये कर लेना है। क्योंकि वहाँ पर कोई और कार्यक्रम था उस जगह पे जहाँ हमारा हॉल था, तो हमने आश्रम वालों से ही ये कह दिया था कि भाई 24 तारीख की शाम को 7 बजे तक सारे काम हो जाने चाहिए। और वहां पर मैंने बताया आपको कि बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन था वो हॉल। तो उन खिड़कियों से सीधा तकरीबन 60-70 फीट नीचे, ज़्यादा ही होगा बल्कि, और वो बड़ी बड़ी खिड़कियां थी और बिल्कुल ओपन। तो वहां पर कनात लगाने का निर्णय हो चुका था पहले ही, जब हम लोग जाते थे तब। अब आप देखिए दोस्तों कि पहला हमारा आयोजन इस तरह का, और हमको लगा
कि जो हमने कहा वो हो गया होगा, जैसा हमने कहा वैसा ही हुआ होगा, वैसा ही हो रहा होगा। लेकिन अगर वैसा ही हुआ होता तो आज की ये स्टोरी थोड़ी रिकॉर्ड हो रही होती। खैर 24 तारीख की रात बीत गई, 25 तारीख की सुबह आ गई, और 25 तारीख की सुबह को शानदार नाश्ता था। और नाश्ते में क्या था? नाश्ते में मेरे ख्याल से जलेबी और पोहे होंगे शायद। हल्की हल्की ठंड, और ऐसे में जलेबी और पोहों का नाश्ता हो तो फिर क्या बात हो। लेकिन नाश्ता भी हुआ और हर कोई आनंदित था एक दूसरे से मिल करके। मेरा भी बहुत सारे साथियों से पहली बार परिचय हुआ, कई साथियों से कई साल बाद परिचय हुआ। लेकिन अब उस बात पर आते हैं जिसका जिक्र मैंने पिछली कहानी में किया था कि भाई कार्यक्रम जहां होना है, कार्यक्रम 9 बजे से शुरू होना है, और वहां तो कुछ भी नहीं हुआ है। वहां तो 24 घंटे तक भी कोई प्रोग्राम नहीं हो सके, ऐसी स्थितियां परिस्थितियां थी। तो फिर कैसे हुआ कार्यक्रम? हुआ ये कि जब नाश्ता चल रहा था, जब रजिस्ट्रेशंस हो रहे थे, तो मैडम जो है जयवंती मैडम, वो गए होंगे ऊपर एक दो लोगों को लेकर के कि मेरे से पूछा पहले तो कि सर कार्यक्रम कहाँ होना है। मैंने कहा कार्यक्रम वहाँ होना है ऊपर फ्लोर पे। तो वो गए होंगे देखने के लिए कि भाई क्या स्थिति है, कैसा है। थोड़ा साइटेडों को रहता ही है ना कि भाई कैसे मतलब तैयार किया गया है हॉल को, और किन बातों का ध्यान रखा गया, नहीं रखा गया है, जो भी है। तो उनका जाना हुआ, ऊपर जाके देखा तो होश उड़ गए। वो वापस मेरे पास आए, बोले कि सर वहां तो जहां आप कह रहे हैं कार्यक्रम का, वहां तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो वहां है क्या? तो उन्होंने कहा कि वहां तो ईंटें पड़ी हुई हैं, कुंड बने हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, बल्लियां पड़ी हुई हैं, कचरा पड़ा हुआ है, और पता नहीं क्या क्या, और साफ सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। मैंने कहा चल मैं भी चलता हूँ। मैंने अपने सिपाही को लिया, भानु को साथ में, और उनके साथ में हम गए ऊपर। भानु ने कहा हाँ सर बात तो सही है। और इसी बीच में वहां पर सूर्य सर भी आ गए, और सूर्य सर ने आते ही कहा संदीप भाई ये क्या है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और उस समय मतलब बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे लगा यार ये तो मतलब क्या कहा जाए, ये तो हमारी कहीं ना कहीं गलती है, कमजोरी है। अच्छा लेकिन बात वही है ना सर दोस्तों, कि हमें तो अनुभव ही नहीं था ना इस बारे में। हमने थोड़ी सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन शायद इसके पीछे कारण रहे होंगे कि आमतौर पर जिनको जिम्मेदारी दी जाती है ऐसा ही होता होगा, या जब तक कि पीछे नहीं पड़ो तब तक यही स्थिति रहती होगी। या फिर एक बात और भी है कि जो जगह हमने ली थी उसका उन्होंने अभी तक हमसे कोई चार्ज नहीं मांगा था, तो उनको भी लग रहा होगा यार सारी हेडेक इनकी है, ये जाने इनका काम जाने। बहरहाल छगन जी से बात की गई। छगन जी ने कहा भाई क्या करें सर, ये वो जो भी है। तो अब सोचने के लिए कुछ नहीं था, लगभग 9:15 बज चुके थे। फटाफट तत्काल निर्णय लिया गया और सारे वॉलेंटियर्स उसको दुरुस्त करने में जुट गए। जितने भी वॉलेंटियर्स थे, एक नाम जो मैं भूल रहा था पिछली बार वो भी आज आपको बता देता हूं। वो था यव शर्मा, जो कि हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं उदयपुर से, श्री किशन शर्मा जी, उनके सुपुत्र हैं यव। तो वो भी लग गए। बाकी भानु और हरिओम, हिमांशु, सब लोग, जयवंती मैडम और हर्षिता और वो सब तो थे ही थे। सब ने मिलकर के फटाफट उसको ठीक करना शुरू किया।
इधर से हम लोगों ने छगन जी के माध्यम से, टेंट वाले से, माइक वाले से, उन सब से बातचीत शुरू की। और आखिरकार एक स्थिति ऐसी भी आई कि हमारी एक साथी थी कविता, और शायद उनकी भी ये मतलब वॉलेंटियर या रीडर, जो भी समझें आप, रीडर तो थी लेकिन उस समय वॉलेंटियर की भूमिका में थी वो। तो उनकी शायद क्या कहना चाहिए, मैच्योरिटी कम थी या पता नहीं, उनको ये लगा कि ये काम मेरा नहीं है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं तो नहीं कर सकती, ये मेरा काम नहीं है। बहरहाल हम लोगों को कोई तनाव तो लेना था नहीं उस समय, उन परिस्थितियों में जो हुआ जैसा हुआ वो सब किया। लेकिन साथियों, आखिरकार लगभग 11:15 बजे के आसपास जो प्रोग्राम 9 बजे से शुरू होकर के 11 बजे तक खत्म होना था, वो शुरू होते होते लगभग 11:15 बज गए। और 11:15 बजे पहला सत्र प्रारंभ हुआ। सारी साफ सफाई के बाद वो जो मेहनत की उस समय हमारे तमाम सदस्यों ने, वो काबिले तारीफ थी वो मेहनत, क्योंकि इतने कम समय में उस हॉल को तैयार कर पाना कतई मुश्किल नहीं था। और उस बीच में तो देखिए आप, दरिया भी बिछ गई, चेयर्स भी लग गई, तब तक चेयर वेयर कुछ नहीं लगी हुई थी। और जैसा कि मैंने पहले बताया, हमने इसमें स्टेज वगैरह तो कुछ बनाया नहीं था, बस टेबल्स और चेयर्स वगैरह लगा करके, और क्योंकि वहाँ स्टेज अलग से था भी नहीं तो हम लोगों ने भी बनवाया नहीं, खर्च को कम करने के लिए। तो क्योंकि हमें लग रहा था स्टेज की ऐसी कोई आवश्यकता भी शायद नहीं पड़ेगी, लेकिन अब वही है, ये सब पहले कार्यक्रम में, जब भी कोई पहला आयोजन होता है उसमें ये सब अनुभव तो होते ही हैं साथियों, आप तो जानते ही हैं। और एक और मजे की बात बताऊं मैं आपको, सारी चीजें हो गई, कनात लग गया, ये वो जो भी हो गया, माइक वाले ने माइक भी लगा दिया, लेकिन जो हमारा पहला सत्र हुआ, परिचय सत्र, वो माइक को सुन करके ऐसा लग रहा था जैसे कोई डब्बा बज रहा है, कोई मजा ही नहीं आया। और माइक वाले ने हमसे पैसे तो लिए पूरे, लेकिन उसने सामग्री लगा दी कम, और वो भी इसलिए क्योंकि हमने, उसका ये कहना था कि आप लोगों ने तो मुझे कहा ही नहीं। अब उसमें मिक्सर भी लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाते हैं, मुझे तो खुद आइडिया नहीं था। तो जब मैंने और अर्पण जी ने उससे बात की थी जब भी, तो हमने कुछ कहा ही नहीं था, हमने कहा भाई माइक लगाना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जानो। अब उसने एक स्पीकर लगा दिया, एक आधी माउथ पीस दे दिया, और बस छोटा मोटा यूं ही मशीन लगा के शुरू करवा दिया उसने तो। लेकिन फिर भानु ने कहा कि सर ये तो ऐसे नहीं है, उसने कहा कि सर इसमें तो मिक्सर भी लगता है, नहीं तो ऐसे तो आवाज़ नहीं आएगी। तो जब पहला सत्र हुआ, दूसरा सत्र भी जब लगभग समाप्त होने वाला था, तब जाकर के माइक वाले ने सारी सामग्री को, सारी जो भी उसकी सहायक चीज़ें होती हैं उनको लगाया। तो साथियों, जो मैं बात कह रहा था पिछले अंक में, जो मैंने कहा था कि सहयोग का डर समाप्त हो गया था, कई सारे साथियों ने आश्वासन दिया था। परिचय सत्र में शुरुआत हुई, एक एक करके सबने परिचय दिया, हमारे जितने भी सहयोगी थे वो मंचासीन हुए, सबका सम्मान हुआ, जो जो वरिष्ठ साथी थे या समाज में जो प्रतिष्ठित थे उन सबका सम्मान हुआ, और सिलसिला प्रारंभ हुआ परिचय का। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जो आर्थिक व्यवस्थाएं जुटानी थी, जो सहयोग जुटाना था, उसका कार्य शुरू हुआ। शुरू से ही रिकॉर्डिंग क्लब या रिकॉर्डिंग अजमेर पर ईश्वर की ये कृपा रही है कि जब जब साथियों की ज़रूरत पड़ी है, साथी स्वयं आगे आए हैं। और अभी तक तो ऐसी स्थिति नहीं आई है कि रिकॉर्डिंग क्लब बंद हो जाए, लेकिन बस निवेदन सिर्फ इतना है कि अगर लगता है कि रिकॉर्डिंग क्लब कुछ कर रहा है, रिकॉर्डिंग क्लब वाकई में मेहनत कर रहा है, तो फिर उसके साथ आप सबका शारीरिक, आर्थिक और बौद्धिक सहयोग बहुत ज़रूरी है। बहरहाल परिचय सत्र के बाद परिस्थितियां आई वही सहयोग की। परिचय सत्र के चलते चलते उसमें तो विपुल का जो सहयोग था उसका अनाउंसमेंट हुआ 16,500 का। विपुल के बाद हमारे अक्षय भाई ने, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वादा किया था सहयोग करने का, ये नहीं पता था और उम्मीद
भी हम लोगों ने शायद नहीं की थी कि हमने ऐसा क्या किया है जो अक्षय भाई इतना सहयोग करेंगे, लेकिन शायद ये उनकी अच्छाई थी, ये उनकी अच्छी भावनाएं थी कि अक्षय भाई ने, जो अक्षय सुराणा की बात कर रहा हूँ मैं, जो संस्कृत के ऑडियोज तैयार किया करते थे, जो जोधपुर से हैं, जो कि संस्कृत के व्याख्याता हैं, तो अक्षय भाई ने उस समय इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए 11,000 की सहयोग राशि दी थी। ऐसे ही हमारे डॉक्टर RS पानवरिया साहब थे भोपाल से, उन्होंने कुछ 2,500 की सहयोग राशि दी थी। और जिनका मैंने जिक्र किया था पिछली बार, चेतन शर्मा जी, शरद जी, प्रतीक जी और पीयूष जी, इन्होंने 2-2 हज़ार की सहयोग राशि दी। इसके अलावा बहुत सारे साथी ऐसे थे जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा, किसी ने 500, किसी ने 300, किसी ने 200, किसी ने 400, इस तरह से अलग अलग सहयोग राशि भी दी थी। तो मुझे याद है करीब करीब रजिस्ट्रेशन से ही, या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया उनसे ही करीब करीब 17-18 हज़ार की सहयोग राशि हमारी प्राप्त हो गई थी, जबकि रजिस्ट्रेशन हुए थे 70-80, होनी चाहिए थी इस हिसाब से तो करीबन 7-8 हज़ार ही, 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन था, लेकिन वो जस्ट डबल या उससे भी ज़्यादा हो गई थी। ठीक से मुझे याद नहीं है, कभी मैं वो हिसाब देखूंगा तो वो भी आप सबको बताऊंगा। 11,000 अक्षय भाई के, 8,000 इन चारों के, 16-16.5 हज़ार विपुल भाई के, इस तरह से हमारा काफ़ी काम मतलब हो गया था। और 5,000 रुपये जो है हमें पार्थ के जो पिताश्री थे, सांगी साहब, जिनका जिक्र किया था, उन्होंने भी हमें सहयोग राशि, यानी मोमेंटोस का जो खर्चा था एक तरह से वो सारा उन्होंने वहन कर लिया था। तो इस तरीके से मतलब बड़े ही अनोखे अंदाज में और बिना किसी अतिरिक्त दबाव के, अतिरिक्त तनाव के, इस कार्यक्रम में सारी व्यवस्थाएं हो गई। और हमको लग रहा था कि शायद अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और फिर भी जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, पहले से हम लोगों ने ये तो तय कर ही रखा था। अब देखिए दोस्तों, जब कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, हमें शुरुआत खुद से करनी होती है। हम लोगों ने गैस के सिलेंडर, अर्पण जी ने एक, मैंने एक अपनी तरफ से लगाए, है ना। अब गैस के सिलेंडर 2 हमको लग रहा था पर्याप्त है, लेकिन कुछ कमी पड़ गई, तो एक सिलेंडर हमें सुभाष शर्मा जी जो हैं अजमेर से ही, उनके यहाँ से मिल गया। तो वो कुछ काफ़ी काम आया था वो सिलेंडर भी। तो इस तरीके से मतलब हमने इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं किया, और क्योंकि उद्देश्य यही था, हमें आयोजन को सफल बनाना है और अपनी तरफ से चाहे जितना हो सके हम उसको करें, और खर्च भी हमें बचाना है। तो और भी, जैसे तिवारी सर का तो हर महीने सहयोग मिल ही रहा था, 1,000 रुपये, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया, इसके अलावा भी सहयोग किया, तो उनका तो वरद हस्त तब से ही बना हुआ है हमारे ऊपर। बाकी अगर किसी का नाम मैं भूल रहा हूं तो माफ़ करिएगा। मैंने कहा, लेकिन इस तरह के बहुत सारे साथी थे जिन्होंने मतलब 300, 500, और उस समय एक बात ये भी तय हुई थी दोस्तों, ग्रुप में ऐसी चर्चा चली थी, हालांकि ग्रुप उस समय एक ही था, कि सालाना कम से कम 300 रुपये जो है आर्थिक सहयोग होना चाहिए इस ग्रुप को संचालित करने के लिए। तो इस बात को स्वतः ही स्वीकार करके, स्वप्रेरित होकर करीबन 9 साथियों ने 300 की राशि, उसमें 2-3 साथी ऐसे भी थे जो कार्यक्रम में नहीं आ पाए थे, तो भी उन्होंने सहयोग राशि भिजवाई थी। यानी रिकॉर्डिंग क्लब के काम के बारे में शुरू से ही साथियों को ये विश्वास रहा है, और हम लोग अपने काम से साथियों को प्रभावित करने में सफल रहे हैं। इस बात की सबसे बड़ी खुशी है, इस बात का सबसे बड़ा संतोष है, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज भी निरंतर जैसे जैसे दिन बीत रहा, हमारे कार्य करने का उत्साह, गति और ऊर्जा वो दुगनी होती जा रही है। नहीं तो आमतौर पर होता है, संगठन जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है उसके सदस्य भी बूढ़े होते जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। संगठन जैसे जैसे हमारा एक एक दिन आगे बढ़ रहा है, इस प्रकार हम सब और युवा होते जा रहे हैं, और वैसे तो युवा ही हैं अभी तक। खैर, तो अब फिर कार्यक्रम के बाद बताएंगे कि खर्च कितना हुआ, क्या हुआ, और किस प्रकार उसकी आवश्यकताएं, मतलब इसमें से कितनी पूरी हुई, कितनी नहीं हुई। बहरहाल इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं, और अगर किसी का नाम मुझसे छूट रहा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, दिल से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। परिचय सत्र में कोई अप्रत्याशित घटना तो नहीं हुई, लेकिन हाँ कुछ आवाज़ें ऐसी थी जिनको सुन करके
मैं प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये दूर दूर से जो आवाज़ें आ रही हैं उन्हें प्रतिनिधित्व देना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। और सही मायने में हमने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का काम तब शुरू भी कर दिया था। तो परिचय सत्र समाप्त होते ही हमारा सत्र था व्यक्तित्व विकास, जिसके स्पीकर थे सूर्य प्रकाश शर्मा सर, मॉडरेटर थे शरद त्रिपाठी और चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर आकाशदीप अरोड़ा। यह सत्र भी बिना किसी बाधा के पूरा हुआ। परिचय सत्र और ये दोनों सत्र समाप्त होते होते लगभग 12:15 12:30 बज गए थे। और समय सीमा का सूर्य सर वैसे ही हमेशा से ध्यान रखते हैं, वो पूछ भी लेते हैं। आप लोगों ने अगर 20 मई का हमारा इस साल का प्रोग्राम अटेंड किया हो तो उसमें भी उन्होंने पूछ लिया था कि मेरे पास कितना समय, तो वो स्वयं इतना ध्यान रखते हैं। और बहुत ज़बरदस्त सत्र रहा था ये व्यक्तित्व विकास पर। तो मुझे याद है कि कोई ऐसी बात आ गई थी जो बहुत अच्छी थी। मैं पीछे ही पीछे बैठा था इस सत्र में, मैं और अर्पण जी, भानु, हम लोग। तो मुझे मतलब ताली बजाने का मन किया, मैंने ताली बजा दी कि मतलब मेरे मन में तो ये था कि बहुत अच्छी बात कही है सर ने। सर को लगा कि जैसा आमतौर पर होता है कि भाई अब सुनने की हमारी सीमा पूरी हो गई है आपको, तो आप बंद कीजिए। तो सर ने कहा भाई अगर मुझे सुनने की इच्छा नहीं है तो मैं बंद करूँ क्या? तो फिर हम लोगों ने कहा नहीं 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 सर, ये तो अच्छी बात थी इस वजह से। मतलब ये एक छोटी सी बात ऐसे ही याद है मुझे। इसके बाद जो सत्र था जिसके स्पीकर थे मिस्टर चेतन शर्मा जयपुर से, उस समय वो ओबीसी बैंक में थे। आजकल तो ओबीसी बैंक का विलय हो गया शायद पंजाब नेशनल बैंक में। तो उनका सत्र था हमारे साथी कर्मचारियों के साथ समायोजन। ये भी बहुत ज़बरदस्त सत्र था, बल्कि जो फीडबैक आए बाद में उसमें शायद सबसे ज़्यादा जो एक तरह से रेटिंग्स मिली, वोट्स मिले, वो इस सत्र को मिले। और इसमें मॉडरेटर थे सूर्य प्रकाश शर्मा सर और चेयरमैन थे इसमें हमारे अजमेर से ही कृष्णपाल सिंह जी सिसोदिया, रेवेन्यू बोर्ड में जो सीनियर अकाउंट ऑफिसर हैं। ये सत्र भी बड़ा ही, जैसा कि मैंने बताया, लाजवाब। दोस्तों, लेकिन कहते हैं कि जो सबसे अच्छा होता है शायद उसी में कुछ ऐसी बातें भी निकल के आती हैं जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। इस सत्र में और हमारे बहुत ही युवा उत्साहित साथी अली भाई के सत्र में, जो कि विद्यार्थियों से संबंधित था, इन दोनों सत्रों में कुछ ऐसा हुआ जिसमें चेतन शर्मा जी वाले सत्र में तो पूरे आयोजन पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया, और विद्यार्थियों वाले सत्र में कुछ आत्मसम्मान से संबंधित बात हुई और जिस पर छोटा मोटा एक विवाद हुआ, लेकिन वो समाप्त भी हो गया। लेकिन ये दोनों घटनाएं क्या थी, ये विस्तार से आप सुनेंगे अगले अंक में, यानी द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 104 में। आज मुझे इजाज़त दीजिए। रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़िए और पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए, सिखाइए। रिकॉर्डिंग क्लब का जो नंबर है वो 7737868659 है। और रिकॉर्डिंग क्लब एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक संगठन है, उसके 5 ग्रुप बन चुके हैं जहाँ पे डेली न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, डिस्कशंस और सेलिब्रेशंस, ये सब कुछ होता है। बस आपका इंतज़ार। मिलते हैं साथियों अगले अंक में। धन्यवाद।